आपको अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। अगर वैसे आप पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं जितना पढ़ाया गया है तो आप ये क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और जो थ्योरी में छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेसेस यूज्ड इन डेली लाइफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज लेस देन 1, इज इट नेसेसरीली, ये नेसेसरी है दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज लेस देन 1? डेली लाइफ में हम जितने भी सरफेसेस यूज करते हैं, क्या उसके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर 1 से कम है तो क्या ये जरूरी है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमेशा हर एक सरफेस का 1 से कम ही होगा? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिलिकॉन रबर होता है उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज लेस देन 1 बिकॉज फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर सिलिकॉन रबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it easier to push a heavy block from behind than to press it on the top and push? किसी भी हैवी ब्लॉक को पीछे से पुश करना आसान ज्यादा क्यों है कंपैरिजन टू उसको ऊपर से पुश करने के? ठीक है, तो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। You have a two blocks, you have a one block with two conditions. ओके, इस ब्लॉक को आपने क्या किया, पीछे से पुश किया एफ फोर्स के साथ, इसको टॉप पे पुश किया एफ फोर्स के साथ, ये है आपका। अब अगर टॉप से आपने एफ फोर्स के साथ इसको इस टाइप में इंक्लाइन कंडीशन में अंदर, इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कितनी कैसी है, अंदर साइड है, तो इसके सारे कंपोनेंट जो जनरेट होंगे विद एंगल थीटा, उस सारे एंगल से बनने वाले सारे कंपोनेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिधर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। अब ये सब चीजें बार बार नहीं बताएंगे कि ये कंपोनेंट कैसे बनते हैं, कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन से लेके अभी तक कई बार बताया जा चुका है। तो ये रहा आपका एफ रिजल्टेंट, अंदर की साइड डायरेक्शन है इसका, जिस बेस के साथ थीटा बना रहा है वो होगा आपका एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा, और ये अब डायरेक्शन में एन लग रहा है। बॉडी का ब्लॉक mg नीचे की साइड लग रहा है, इसमें भी बॉडी का ब्लॉक mg नीचे की साइड लग रहा है ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑपोजिट एक्सर्टेड फोर्स है जो एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है। अब इसमें मैं n इज इक्वल टू क्या है, mg है, इसमें क्या है n इज इक्वल टू n की डायरेक्शन f cos थीटा और mg cos थीटा, mg की डायरेक्शन की ऑपोजिट है, राइट? सो n will be f cos theta plus mg. What is the friction force? F is equal to क्या होता है, F is equal to friction, इसके लिए फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू एन। अब दोनों में आप n की वैल्यू रख दीजिए, फ्रिक्शन म्यू mg, और ये रहा फ्रिक्शन म्यू mg प्लस f cos थीटा। आप देख रहे हैं कि इसमें इसका फ्रिक्शन ज्यादा है इस कंपैरिजन में, तो मतलब जब आप ऊपर से ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं इस कंडीशन में, राइट, इस कंडीशन में जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपको ज्यादा फ्रिक्शन फील होता है। फ्रिक्शन का मतलब ऑपोजिशन फोर्स, रुकावट वाला फोर्स, रेजिस्टेड फोर्स है ना, जो बॉडी को मूव करने से रेजिस्ट करता है, बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है, बॉडी और सरफेस के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो आपको रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा फील होगा इन दिस कंडीशन जब आप फोर्स ऊपर से अप्लाई कर रहे होंगे, और इस कंडीशन में जब आप डायरेक्टली पीछे से अप्लाई करेंगे तो आपको इस कंपैरिजन में फोर्स कम फील होगा। ओके, तो ये रहा आपका रीजन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन हैज अ यूजुअल 1 किलोमीटर वॉक? तो यूजुअली वो क्या चलता है, जो उसका यूजुअल वॉक है वो है 1 किलोमीटर का, कितने, 1 किलोमीटर का, ये इसका एवरेज है। एवरेज मतलब
मोस्टली ये 1 किलोमीटर चलता है। इट मीन्स ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया? यूनिफॉर्म, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्मली चीजें जल्दी जल्दी रिपीट हो रही हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है। क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका? जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन मतलब नो मूवमेंट। अगर बॉडी एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नो मूवमेंट, इसका मतलब जो फीट है और ग्राउंड है इसके बीच क्या करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। और स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ऑफ एवरेज क्या हो जाएगा आपका? जीरो। ओके, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफिकल्ट टू, व्हाई इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द, वॉक ऑन सॉलिड आइस? सॉलिड आइस क्यूब होते हैं बड़े बड़े से जो सीज में होते हैं, है ना। तो जो आपके आइस के सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली स्मूथ होते हैं। और जो चीजें हाईली स्मूथ होती हैं उसमें क्या है? फ्रिक्शन नथिंग रहता है, उसमें ग्रिप नहीं बना पाते, आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे, राइट। वो सरफेसेस जो होते हैं हाईली स्मूथ सरफेस होते हैं, वो आपके फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। क्योंकि जो सॉलिड आइस होता है उसका जो सरफेस है वो क्या होता है? स्लिपी होता है, बॉडी स्लिप करती, फीट स्लिप कर जाते हैं उसमें। तो सपोज कि ये आपका ब्लॉक है, और ये ऐसा डिफिकल्ट क्यों है कि ये इस पे चलना आसान नहीं है, या थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है जब हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे या हाईली स्मूथ सरफेस पे चलते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि जैसे आपका ये पर्सन है, ये इस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये इस पे खड़ा है तो वही नॉर्मल सी कंडीशन की नॉर्मल इस इसके थ्रू इस पर एग्जर्ट हो रहा है फोर्स नॉर्मल उतना ही जितना ये इस पर अपने वेट के बराबर फोर्स, वेट एग्जर्ट कर रहा है mg डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये आगे चलने की जो रिलेटिव मोशन है वो क्या है? जब पैर आप रखते हैं तो आपके पैर अपने आप पीछे की तरफ स्लिप हो रहे हैं। जब आपके पैर पीछे की तरफ स्लिप हो रहे हैं तो आपकी जो टेंडेंसी है मूवमेंट ऑफ द फीट वो क्या है? बैकवर्ड है। तो रिलेटिव मोशन किधर है? रिलेटिव मोशन बैकवर्ड है। रिलेटिव मोशन बैकवर्ड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर है? इधर है। तो एफ आर क्या होता है? म्यू एन। और ये है आपका सॉलिड आइस। अब जो ये म्यू है, म्यू बहुत ही कम होता है इसमें। म्यू इज वेरी लेस, एफ इज ऑल्सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेरी लेस, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो वेरी लेस, इसे आप फ्रिक्शन कह सकते हैं, कहते हैं। तो क्या होता है इस कंडीशन में, जैसे ही आप सरफेस पे अपना फीट रखते हैं, पाँव रखते हैं, तो आपके जो पैरों की मूवमेंट की कंडीशन है वो क्या हो जाती है? बैकवर्ड जाती है। मतलब उसकी टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की है तो उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इसमें क्या होता है, जो म्यू है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब आप ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत कम, बहुत ही कम लगता है। जो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका कम हो जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था, बाकी ये चीजें हैं। और नॉर्मल से एनर्जी क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। फ्रिक्शन और रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं इस तरह से आपके। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? कैन यू एक्सेलरेट a car on a frictionless horizontal road by putting more petrol in the engine? Can you stop a car going
ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड बाय अप्लाइंग ब्रेक। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप बॉडी को या एक कार को फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड पर एक्सेलरेट करा सकते हैं, उस पर पेट्रोल ज्यादा डालकर उसके इंजन को वर्क करा के, और क्या आप कार को फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है वो उस पर आप ब्रेक लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? सपोज कि स्लाइडिंग कंडीशन में भाई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या ही होगा, स्लाइड कंडीशन होगी, या जब एक्सेलरेट हो रही होगी कार तो वो हल्की सी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। अगर आप उसको एक्सेलरेट कराते हैं, कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कराते हैं बाय पुटिंग द मोर पेट्रोल इन द इंजन, और उसको ब्रेक लगा देते हैं, तो इन दोनों में क्या कंडीशन अप्लाई होंगी, क्या वेरिएशन आएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो जो रोटेशन, जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन एक अलग चीज है। और जो कार है, कार के जो टायर्स हैं वो रोटेट होते हैं क्योंकि इंजन चलता है। ठीक है, आप कार को हवा में भी टांग देंगे तब भी वो इंजन आप उसका स्टार्ट करेंगे तो वो फिर भी रोटेट हो रहा होगा। तो रोटेशन का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, रोटेशन का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। रोटेशन इंजन की वजह से होता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड होता है बाय द फ्रिक्शन। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन है वो प्रोवाइड होता है फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन टायर्स में जो रोटेशन हो रहा है वो आपका फ्रिक्शन की वजह से नहीं है। तो सीधी लॉजिक क्या है, रोटेशन ऑफ जो ऑफ टायर्स वो किसकी वजह से हो रहा है, इंजन में पेट्रोलिंग की वजह से हो रहा है, या इंजन ऑन है इसकी वजह से हो रहा है। और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन हो रहा है वो आपका फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। इस लॉजिक को समझिए। तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है क्योंकि उसने बोल रखा है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस में फ्रिक्शन जीरो है। तो अगर फ्रिक्शन जीरो है तो कोई भी फोर्स बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, वी कांट स्टॉप अ कार ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इट बिकम स्लिप। ये क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, हम ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन फ्रिक्शन की वजह से है, फ्रिक्शन ही जब जीरो है तो कोई भी फोर्स उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन नहीं अप्लाई कर, उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन नहीं दे सकता, उसको वो मूव नहीं करा सकता कोई भी फोर्स, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है और फ्रिक्शन जीरो है आपका। अब यहाँ पे यही है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, टायर्स की क्या हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, रुकेगी नहीं गाड़ी। तो ये हो गए आपके फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर। आपको इसका आंसर है नो, वी कांट स्टॉप अ कार। सिक्स, spring fitted doors close by themselves when released. You want to keep the door open for a long time, say for an hour. If you put a half kg stone in front of the open door, it does not help. The stone slide with the door and the door gets closed. However, if you sandwich a, अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में यही है कि आप हाफ केजी का स्टोन किसी भी दरवाजे के फ्रंट पे रख दें तो भी दरवाजा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटा सा और कम और हल्का लकड़ी का जो ब्लॉक है अगर आप दरवाजे के नीचे फिट कर देते हैं तो वो गाड़ी कह रहे हैं, तो दरवाजे को, डोर को स्टॉप कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद
ये है 20 ग्राम पीस ऑफ वुड इन स्मॉल गैप बिटवीन द डोर एंड द फ्लोर। डोर और फ्लोर के बीच में जो गैप है उतने ही बड़ा उतने ही हाइट का 20 ग्राम का वुड का जो टुकड़ा है अगर हम वहां फिट कर देते हैं तो वो डोर को ओपन रखता है, वो उसको क्लोज नहीं होने देता है। एक्सप्लेन व्हाई अ मच lighter piece of wood is able to keep the door open while the heavy stone fail। हैवी स्टोन उसको ओपन करने में फेल हो जा रहा है लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसको स्टॉप कर पा रहा है, रोक पा रहा है, ओपन रख पा रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसको भी हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज हमें इसकी दो कंडीशन चाहिए ना। जब हम फ्लोर और ये सपोज हाफ केजी का स्टोन है और ये ब्लॉक है, ठीक है, इस दरवाजे का ये ब्लॉक है, तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जब स्टोन दरवाजे के ऊपर होगा, बाहर होगा, दरवाजे के आगे होगा, राइट, तो ये जो स्टोन है ये दरवाजे की सरफेस पे बस टच होगा, दरवाजे के साथ ऐसे वो ऊपर प्लेस नहीं होगा कि उस पर वो नॉर्मल फोर्स लगा सके, और अब वो सिर्फ अपना mg फोर्स सरफेस को एक्सर्ट कर पाएगा डाउनवर्ड, लेकिन डोर के थ्रू इस पर अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई फोर्स नहीं लगेगा, राइट। बट इन दिस कंडीशन जो आपका ये डोर है ये इस पर एक्सर्ट कर रहा है आपको अपना फोर्स। सपोज इसका m मास है और इस ब्लॉक का स्मॉल m मास है, ठीक है, तो इसने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया इस ब्लॉक पे कैपिटल mg, और इसने इस पर n फोर्स एक्सर्ट किया ब्लॉक ने गेट पर। अब सरफेस के थ्रू भी इस पर n डैश एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि ब्लॉक अपना स्मॉल mg किस पर, ब्लॉक पर ब्लॉक अपना स्मॉल mg फोर्स जो है वेट है वो सरफेस पे डाल रहा है, फ्लोर पे डाल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये हाफ के जी का ये m है और यहाँ पे n आपका mg को बैलेंस तो करेगा लेकिन ये सिर्फ इस सरफेस के थ्रू इस स्टोन पे लग रहा होगा। यहाँ पे दो n लग रहे हैं और यहाँ पे एक सिंगल n सरफेस के थ्रू लग रहा है इस स्टोन पे। मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, F इज इक्वल टू म्यू एन, तो फ्रिक्शन विल बी म्यू एम जी, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है, mg है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, और इसके लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पहले तो आपको n निकालने हैं, तो जो फ्रिक्शन है जो n है आपका वो आपके कितने, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है, इस mg की भी और इस mg की, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, तो ये हुआ आपका म्यू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, म्यू एन होता है ना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एन की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे क्या है, मोर फ्रिक्शन फोर्स है, जहां पर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो चीज उतने ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको ओपन करने में या क्लोज करने में। तो अगर मैंने ब्लॉक को नीचे फिट किया है तो उसको बंद करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, अकॉर्डिंग टू जब हम फ्रंट पे ही हाफ केजी का ब्लॉक रख देते हैं या स्टोन रख देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में फ्रिक्शन को ज्यादा नीड है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और जहां फ्रिक्शन ज्यादा है वहां रेजिस्टिविटी ज्यादा है, जहां रेजिस्टिविटी ज्यादा है वहां ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में डोर ओपन रहेगा और इसमें कम फोर्स की वजह से, कम फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। द क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन of Newton's first law is as follows. A glass is covered with a plastic card and a coin is placed on the card. The card is given a quick strike. बहुत quick strike किया गया and the coin falls on in the glass. Should the friction coefficient between the card and the coin be small or large? पहले तो बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं।
Should the coin be light or heavy? C option. Why does the experiment fail if the card is gently pushed? तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई ग्लास है और ग्लास में एक पेपर है और पेपर के ऊपर ही कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, पेपर के ऊपर ही क्या है, कॉइन रखा हुआ है. तो उस पेपर को कितनी जेंटली आप पुश करके या अपनी तरफ पुलिंग करके खींचोगे कि जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाए और कॉइन पेपर के साथ आगे ना आए. इस कंडीशन में क्या है ना, तो कार्ड इज गिवन अ क्विक स्ट्राइक, तुरंत खींचा एंड कॉइन फॉल्स ऑन द ग्लास और वो ग्लास पे गिर गया. शुड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन बी स्मॉल और लार्ज? तो ये पूछ रहा है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, और लार्ज और स्मॉल होने से क्या फर्क पड़ता है. तो देखिए, पहली कंडीशन, ये कार्ड है, ये कॉइन है ना, ये ग्लास है. अब मुझे इसको इतने फोर्स से खींचना है कि ये कॉइन इस पर गिर जाए लेकिन ये कार्ड के साथ ना आए. तो पहला ऑप्शन जो है, हियर म्यू, जिसे हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना, शुड बी, क्या होना चाहिए, अगर वो ज्यादा होगा तो वो ब्लॉक के साथ पेपर के साथ आगे चला जाएगा, ग्लास पे नहीं गिरेगा. और अगर कम होगा तो वो तुरंत अंदर गिर जाएगा और पेपर के और उसके बीच के रिलेटिव मोशन का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. तो शुड बी स्मॉल. ओके, शुड बी स्मॉल. फ्रिक्शन बिटवीन कार्ड एंड कॉइन बी शुड बी स्मॉल. ठीक है, देन देयर विल बी relative motion between card and coin. ओके, और कार्ड क्या करेगा, कार्ड will move forward without taking coin. Card will move कार्ड क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा कॉइन को बिना लिए. तो यहाँ पे क्या है, कार्ड और कॉइन के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 होना चाहिए. देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कार्ड एंड कॉइन, जो रिलेटिव मोशन है कार्ड और कॉइन में वो भी आपका क्या है, इस तरह से है कि जो उस पे इफेक्ट नहीं डालेगा और कार्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विदाउट कॉइन को लिए अपने साथ. बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, शुड द कॉइन बी लाइट और हैवी. तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल या फिर एक फॉर्मूला आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. देखिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम जी. ठीक है, और ये जो एक्सिलरेशन होता है ना, एक्सिलरेशन, ये क्या है आपका, ये तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन. तो मास और एक्सिलरेशन का काम कर रहा है म्यू जी. तो एक्सिलरेशन की बात हो रही है ना, तो अगर एक्सिलरेशन आपका क्या है, म्यू जी है, तो एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी. जो आपका एक्सिलरेशन है वो मास इंडिपेंडेंट होता है, इस पे ब्लॉक के, कॉइन के मास हैवी और लाइट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो एक्सिलरेशन है वो क्या है, मास इंडिपेंडेंट है. तो जो आपका म्यू है वो लेस देन एक्सिलरेशन है ना,
म्यू बाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन अपॉन म्यू इंटू जी है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, सो डज नॉट मैटर कि वो हैवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए पॉइंट को, ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन होगा या मूवमेंट होगा उस कंडीशन में। व्हाई डज द एक्सपेरिमेंट फेल इफ द कार्ड इज जेंटली पुश्ड? जैसे जैसे आप धीरे धीरे कार्ड को पुश करोगे, वैसे वैसे उन दोनों की रिलेटिव मोशन को बार बार, जितनी बार आप अपनी कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंटली मोशन धीमे धीमे खींचोगे ना, तो उस मूवमेंट में क्या होगा, बीच बीच में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा कार्ड का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कॉइन को कार्ड के साथ ग्रिप बनाने का मौका मिलेगा, जब आपका एक्सेलरेशन बीच में ब्रेक होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली नहीं होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आप उसको जेंटली पुश करेंगे, आराम से पुश करेंगे, तो कॉइन की ग्रिपिंग कार्ड के फ्लोर पे अच्छे से हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बाहर उसके साथ चलाएगा और ग्लास पे वो नहीं गिरेगा। तो इफ द कार्ड जेंटली पुश्ड इट मींस फोर्स अप्लाइड ऑन द कार्ड, जो कार्ड पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेस, कम हो रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड, जो कार्ड का एक्सेलरेशन है, कैन बी इक्वल एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन, वो कॉइन के एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। देन दे मूव टुगेदर, और इसलिए वो एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन कार्ड एंड कॉइन, द कॉइन विल नॉट फॉल इन द ग्लास। ओके, जो मैंने बोला आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं सी ऑप्शन के लिए, ताकि आप अपनी ओन वर्ड में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन अ टग ऑफ वॉर कैन बी be ever worn on a frictionless surface? Can a tug of war be ever won on a frictionless surface? कह रहा है कि जो टग और वॉर का गेम होता है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जीता जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हम टग एंड वॉर गेम खेलते हैं तो हम जितना फोर्स लगा रहे होते हैं उतना ही फोर्स उन पर, वो हम पर लगा रहा होता है। रोप, रोप के थ्रू खींचते हैं ना, कि आधे लोग उधर होते हैं आधे लोग इधर होते हैं, अपनी अपनी साइड फोर्सेस लगाते हैं। मैटर करता है कि यहाँ पर हम ये समझें कि जो अप्लाइंग फोर्स है वो इक्वल है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम जीत जाते हैं, वो है ग्रिपिंग। आप पैर की स्टेबिलिटी सरफेस के फ्लोर के साथ, सरफेस के साथ जितने भी अच्छे तरीके से आप फ्लोर पे ग्रिप बनाकर अपने पैर पे रखेंगे, आप पैर के फोर्स की वजह से, आपका जो पैर है जो फोर्स पे फ्लोर पे फोर्स डाल रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, जितनी अच्छी ग्रिप बना रहा है, उसकी वजह से आप जीतते हैं। अदरवाइज आपने जितना फोर्स लगाया, सामने वाली पार्टी ने भी उतना ही फोर्स लगाया, दोनों का फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन से क्या होता है, इक्वल, इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पैर, हमारे फीट सरफेस के साथ, जमीन के साथ, फ्लोर के साथ, ग्राउंड के साथ जितनी अच्छी ग्रिप बना लेंगे, हम उतनी अच्छे से जीतेंगे, उतने ज्यादा फोर्स से जीत जाएंगे। तो मैटर करता है कि हमारे पैरों की ग्रिपिंग फ्लोर के साथ, ग्राउंड के फ्लोर के साथ। अब जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो कोई ग्रिप नहीं बन पाएगी, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे टग एंड वॉर गेम खेलते हैं तो। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। Why do tires have a better grip on a road while going on a level road than while going on a incline? इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो टायर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रिप बना लेते हैं रोड पर, जबकि वो इंक्लाइन प्लेन में जब आ रहा होता है कोई भी व्हीकल, उसके टायर्स इंक्लाइन प्लेन में उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना पाते हैं। इसका रीजन क्या है, सॉल्व करते हैं इसको हम फिगर बनाकर। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, दो कंडीशन बनाते हैं इसकी। सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपकी
गाड़ी है और इंक्लाइन प्लेन में ये आपकी गाड़ी, कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसके कंपोनेंट ये ब्लॉक की तरह ही है जो इंक्लाइन प्लेन में है, और ये किसी एंगल थीटा पे होगा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और ये अपनी मास को डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, तो फिर इसका ये क्या बनेगा, थीटा, ये होगा एम जी कॉस थीटा, और ये होगा एम जी साइन थीटा। फिर इस पे काम करेगा एक आपका नॉर्मल, क्योंकि ये कांटेक्ट में है सरफेस के। बॉडी की जो टेंडेंसी है, बॉडी और सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका, ओके। तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, और जब आपका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा तो अब आपकी कंपोनेंट बनाने, ये होगा नॉर्मल एम जी, अगर इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इसमें इधर लगेगा। दोनों ही कंडीशन में इक्वेशन हम बनाते हैं। पहली इसकी कंडीशन बनेगा n इज इक्वल टू एम जी है, तो फ्रिक्शन देगा म्यू n, इट मीन्स म्यू एम जी, ओके। इन दिस सिचुएशन नॉर्मल बैलेंस्ड बाय एम जी कॉस थीटा, ओके, और जो फ्रिक्शन बैलेंस्ड बाय एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। अब थीटा किसी भी कंडीशन में जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो इंक्लाइन प्लेन बनेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा जीरो होता है। तो जब थीटा जीरो नहीं होगा तो थीटा जीरो पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में वो ज्यादा अच्छी ग्रिप किधर बना पाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ना कि इंक्लाइन प्लेन पे, राइट। इंक्लाइन प्लेन पे वो उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बनाएगा, क्योंकि इस पे हमारा क्या है, विद एंगल कॉस थीटा मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, ओके। इसकी कंडीशन थीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं होने वाली, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इन फॉर दिस कंडीशन दिस इज नॉट ग्रेटर, कौन सी कंडीशन ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी, ये, तो इन इंक्लाइंड प्लेन कंडीशन जो है वो, जो फ्रिक्शन है आपका वो लेस देन होगा म्यू एम जी से, है ना। ये क्या है, म्यू एम जी से, भाई हमें अब कंडीशन मिनिमम मिल रही है, मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू जीरो तो मिलने नहीं वाला मैक्सिमम के लिए। तो ये क्या है, जो ये फ्रिक्शन है इसे एफ आर डैश कर देते हैं, ये लेस देन है म्यू एम जी से, इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन से, ठीक है। तो फ्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन इन इंक्लाइन। जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन वहां ज्यादा रेजिस्टिविटी, जहां ज्यादा रेजिस्टिविटी है वहां पे ग्रिपिंग अच्छी बनती है। तो इस वजह से ये जो फ्रिक्शन है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज्यादा कन्वीनियंटली कार को, व्हीकल्स को मूव करने देता है, और ग्रिप अच्छी बनाते हैं टायर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ना कि इंक्लाइन प्लेन पे। Your 10th question is, you are standing with your bag in your hands, ओके। आपने हाथ में बैग लिए खड़े हैं ऑन द आइस, आइस के ऊपर, इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बीचों बीच। द आइस इज सो स्लिपरी दैट इट कैन ऑफर नो फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हाउ कैन यू कम आउट ऑफ द आइस, तो सबसे पहले कुछ चीजें इमेजिनरी मानी होंगी। सपोज ये
आइस क्यूब है, आइस ब्लॉक है, इस पर जो आदमी है वो खड़ा हुआ है, हाथ पर बैग लेकर, ठीक है, हाथ पे बैग लेकर। और सपोज ये अब बैंक है, क्योंकि अब बाहर कब आएगा, अब वो किधर कैसे मैनेज करे, मतलब हाउ कैन ही कम आउट ऑफ द आइस, आइस से बाहर कैसे निकलेगा। तो देखिए ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस, इट मींस फ्रिक्शन विल बी जीरो। तो अगर ये एफ फोर्स से ब्लॉक को आगे की साइड फेंकेगा, तो ब्लॉक एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड मोशन से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपने वेट के बराबर, जितना ये जिस फोर्स से इस बैग को बाहर फेंकेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उतना ही फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये बॉडी को पीछे की साइड पुश कर देगा, जो फोर्स रिएक्शन दे रहा है। यानी कि हमने एक्शन किया ऑन द बैग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बैग विल बी रिएक्टेड इन द बॉडी ऑफ द मैन, मैन पे भी वो उतने ही रिएक्शन देगा और सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये बॉडी इस तरह से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो बैग पुश द बॉडी बैक backward when the back forward due to action reaction, और एक्शन रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर डालता है। तो आप जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा बैकवर्ड फोर्स फील करते हुए आप पीछे जाएंगे, ठीक है। 11th, क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन आपका, when two surfaces are polished the friction coefficient between them decreases, but the friction coefficient increase become very large if the surface are made highly smooth। मैंने आपको इस थ्योरी में, जब मैं आपको इंटरलॉकिंग पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि दे आर इंटरलॉकिंग इन irregular surfaces and they are less friction in regular surfaces। when we highly smooth the surfaces बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आते हैं, बाहर निकल आते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बाहर निकलते हैं और उसकी वजह से इनका बॉडी का, इनके सरफेसेस का फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है, बट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंक्रीज, ऑब्वियसली इस कंडीशन में फ्रिक्शन आपका अच्छा ग्रिप देता है, इंटरलॉकिंग कंडीशन इरेगुलर सरफेस में ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद जब हम इसको स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, हाईली स्मूथ में फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपके थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे थ्योरी को रिवाइज करने में। थ्योरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो थोड़ा सा छोटे छोटे डाउट है वो भी क्लियर होंगे आपके।